जय हिंद दोस्तों। एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पेपर की डेट आ चुकी है, आप सभी पढ़ाई में लग गए होंगे। यदि आप अभी पढ़ाई पढ़ने नहीं बैठे हैं तो आप पढ़ाई करिए, क्योंकि काफी कम समय बचा है आप लोगों को बोर्ड पेपर देने में। तो आज से हमारी टीम के द्वारा आप सभी को प्रत्येक विषय के प्रत्येक पार्ट का एक लेक्चर या एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड होगा। मेरे द्वारा आज यह श्रृंखला या आज यह सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसका नाम है अध्याय एक नजर में। अध्याय एक नजर के अंतर्गत हम पाठ के जितने भी पार्ट होंगे उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ कवर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम पहले आपको साथ साथ में नोट भी प्रोवाइड करेंगे। आप इन्हीं नोट्सों को बोर्ड पेपर में लिख के अच्छा स्कोर पा सकते हैं। आज हम चालू करें तो हमारा जो आज की श्रृंखला में अध्याय एक नजर में जो पहला पार्ट लिए हैं मेरे द्वारा, बायोलॉजी का जो पहला पार्ट है जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण, अर्थात जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हैंड राइटिंग नोट्स आपको लिखा गया है, जिससे ज्यादा समय न लगे, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में पूरा पार्ट कवर हो जा सके। तो हम देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला जैव प्रक्रम पार्ट है उसमें पहला ही टॉपिक जो है या पहली जो हेडिंग दी हुई है वह क्या है, जैव प्रक्रम, जिसे हम बायो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया होती है या वे सभी प्रक्रियाएं जिनकी सहायता से जीव अपने शरीर को क्या करते हैं, व्यवस्थित रखता है, या सभी प्रक्रम क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे क्रियाएं जिनकी सहायता से जीव अपने शरीर को व्यवस्थित रखता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यदि हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो वे प्रक्रियाएं जिसकी सहायता से जीव जीवित रहता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैव प्रक्रम कौन कौन होते हैं या जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो हमें पता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा परिवहन एवं जनन आदि क्रियाएं क्या हैं, आती हैं। यदि हम बात करें कि जैव प्रक्रम को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा अभिषेक विश्वकर्मा को, जिन्होंने कहा कि हमें मेटाबॉलिज्म का चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग कमेंट करके हमें बता रहे हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसी प्रक्रिया में हम चालू करते हैं कि जो उपापचय होता है, या हम जैव प्रक्रम कहें या उपापचय कहें, बात एक होगी। तो हम उपापचय की प्रक्रिया कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहलाती है। वे क्रिया जिसमें निर्माणकारी, या इसे हम कह सकते हैं संश्लेषित, क्या कह सकते हैं, संश्लेषित क्रिया, अर्थात जिससे कई पदार्थ का क्या होता है, निर्माण किया जाता है, पदार्थों को संश्लेषित किया जाता है, एवं विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहलाती है। अब हम बात कर लें कि उपापचय प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। उपापचय प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो उपापचय प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक जो उपापचय क्रिया होते हैं उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं या एनाबोलिज्म रिएक्शन कहते हैं, तथा दूसरी जो क्रिया होते हैं उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं या कैटाबोलिज्म रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि जो उपापचय होता है, इसी के कारण जीव क्या होता है, जीवित होता है। हम दूसरी बात, यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है, अर्थात यह जीवों के शरीर के अंदर होती है। तो यदि हम पहले उपापचय क्रिया की बात करें तो उपापचय क्रिया का वह भाग जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहते हैं। हम रिवाइज करें कि उपापचय क्रिया का वह भाग या उपापचय क्रिया की वह प्रकार जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, उपापचय क्रिया कहलाती है। जैसा हम समझने के लिए बात करें कि जितने भी सरल प्रकार के पदार्थ होते हैं वे सब मिलकर क्या बना लें, जटिल कार्बनिक पदार्थ बना लें। ठीक है, जैसे कई अमीनो अम्ल मिलकर क्या बना लें, कैरोटेनॉइड बना लें। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उपापचय प्रक्रिया कहलाएगी।
यदि हम समझने के लिए समझे कि हमें यदि एक कोठी बनानी है या एक घर बनाना है सुंदर सा, तो उसके लिए हमें ईंट, गिट्टी, बालू, सरिया, सीमेंट आदि की आवश्यकता होगी। अर्थात जब हम इन सभी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर लास्ट में क्या बनाते हैं, एक आलीशान महल बनाते हैं या एक कोठी बनाते हैं, तो यह क्या कहलाती है, उपचयी क्रिया कहलाती है, जिसमें किसी नए चीज पदार्थ का या नए पदार्थ का क्या होता है, जटिल नए पदार्थ का या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उपचय क्रिया कहलाती है। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका जो उदाहरण होगा वह क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह उपचयी क्रिया का या एनाबोलिज्म रिएक्शन का क्या होता है, उदाहरण होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण होता है वह होता है 6CO2 + 12H2O। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज, 6H2O तथा क्या होता है 6O2 का क्या होता है, निर्माण होता है। इस रिएक्शन में यदि हम बात करें तो जो 6CO2 होता है वह क्या होता है, एक सिंपल मैटर होता है या सिंपल पदार्थ होता है। दूसरा जल जो होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का सरल या सिंपल पार्ट होता है। लेकिन इन दोनों की सहायता से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो क्या होता है, एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, तो यह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह किसके अंतर्गत आती है, उपचयी के अंतर्गत आती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सरल पदार्थ, जल सरल पदार्थ दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। यदि हम दूसरे अपनी क्रिया की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, उपचयी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म को हम कह सकते हैं कटिंग से, किससे, कटिंग से। अर्थात किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कटिंग कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से एनाबोलिज्म की सहायता से बने हुए जटिल कार्बनिक पदार्थ जब सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयी क्रिया कहलाती है, कैटाबोलिक क्रिया कहलाती है। अर्थात एनाबोलिज्म क्रिया में बने हुए जटिल कार्बनिक पदार्थ जब सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अपचयी क्रिया कहलाती है। तो जैसा हमने समझा था पहले हमने सरल चीजों से क्या बनाया, एक जटिल चीज बनाया, जैसे ईटा, गिट्टी, बालू, सरिया से हमने क्या बनाया, कोठी बनाया, महल बनाया। अब उसी महल को यदि हम क्या करें, तोड़े, तो हम क्या करेंगे, टूटी हुई ईंट को अलग जगह रखेंगे, जो सरिया इस्तेमाल में होगी उसे अलग जगह रखेंगे, एवं जो ऐसे छोटे छोटे पदार्थ होंगे क्या करेंगे, उन्हें अलग रखेंगे ना। तो उसी प्रकार से जटिल कार्बनिक पदार्थ है, सरल कार्बनिक पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचय कहलाती है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होता है, श्वसन होता है। अर्थात जो श्वसन होता है, श्वसन में जो कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज होता है वह जटिल पदार्थ होता है, लेकिन वह एंजाइम की सहायता से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचय कहलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखा गया है कि C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज प्लस 6O2 माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है, सबको पता है। एंजाइम की सहायता से क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर था जो CO2 है तथा जो जल है वह क्या है, सरल पदार्थ है, और जो ग्लूकोज क्या था, जटिल पदार्थ था। अब यहाँ से जटिल कार्बनिक पदार्थ है, सरल पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अर्थात यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयी क्रिया कहलाती है या कैटाबोलिज्म क्रिया कहलाती है। आपको पता होगा जितने लोग जिम करते हैं उनमें क्या होता है, कुछ लोग वेट गेन करना चाहते हैं तथा कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं। तो जो उपापचय प्रक्रिया होती है यह भी क्या होती है, एक तेज क्रिया होती है या एक फास्ट क्रिया होती है, तथा दूसरी क्या होती है, स्लो क्रिया होती है। अर्थात जिस बॉडी बिल्डिंग करने वाले या जिस जिम करने वाले व्यक्ति में उपापचय की प्रक्रिया क्या होगी, तेजी से होगी। उपापचय की प्रक्रिया क्या होगी, तेजी से होगी, तो उसमें वेट गेन करने की प्रक्रिया क्या होगी, आसान नहीं होगी। जबकि जिस व्यक्ति में धीरे धीरे होगी उसमें क्या होगी, वेट गेन करने की प्रक्रिया में क्या होगी, आसानी होगी। यह हमारी रियल जिंदगी का एग्जाम्पल हो गया। जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में या शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी हो।
इसके बाद हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण के बारे में बात करें। उपक्रम के बारे में पढ़ लिया है, अब जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है वह पोषण है। इससे हमेशा जो है 2 से 4 नंबर हमेशा पूछ लिया जाता है, तो यह टॉपिक क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसा अगर हम पढ़ के टॉपिक पढ़ते तो और मजा आता, लेकिन हमें आपको नोट्स भी देना है, कम समय में जो है आपको लेक्चर भी खत्म करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले समरी के रूप में या नोट्स के रूप में आपको दे रहे हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट कर या अपने नोट्स तुरंत बनाते चलिए। तो हम बात करते हैं पोषण की। तो पोषण पढ़ने से पहले, जैसा पहले वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड हो चुका है, हम पोषण पढ़ने से पहले 2 टॉपिक के बारे में जान लें, जिसे हम पहले टॉपिक को कहते हैं भोज्य पदार्थ, जिसे हम फूड के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा टॉपिक पोषण पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण होता है वह होता है पोषक तत्व, जिसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो हमें पता है कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, जिन्हें हमने आज तक खाया है तथा जिन्हें हम आगे खाएंगे वे क्या कहलाते हैं? भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें साधारण रूप में क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, या हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। यदि हम भोज्य पदार्थ के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें दाल, चावल, ये हो गया यूपी बोर्ड वालों का। अब आ जाएगा सीबीएसई बोर्ड वालों का मोमोज, चाउमीन, बर्गर आदि। अब जितना भी आप जितनी वस्तुओं को खाए हैं तथा बड़ा होने के बाद या सरकारी नौकरी पाने के बाद, विदेश में टूर जाने के बाद जो खाएंगे वह क्या होगा? भोज्य पदार्थ होगा। जबकि यदि हम बात करें पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होती है? जिनकी सहायता से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। या भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। जैसा हमने देखा कि जो भोज्य पदार्थ है इनकी संख्या अनगिनत थी, लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं केवल कितनी संख्या में होते हैं? केवल 5 संख्या में होते हैं। अर्थात पोषक तत्व केवल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी इनका केवल नाम पूछ लिया जाता है कि पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो जो पहला पोषक तत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो दूसरा पोषक तत्व होता है वह क्या होता है? प्रोटीन होता है। तीसरा वसा होता है, और जो चौथा होता है विटामिन। ठीक है। और जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण हमारा पोषक तत्व होता है उन्हें हम खनिज लवण के नाम से जानते हैं। तो पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जो पहला पोषक तत्व होता है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा जो होता है विटामिन, और 5वां होता है खनिज लवण। तो कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा जिनका निर्माण CHO की सहायता से होता है, वह क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसा हमें पता है। दूसरा होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जिनका निर्माण अमीनो अम्लों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। इनकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा फैटी एसिड की सहायता से बना हुआ पोषक तत्व क्या कहलाता है? वसा कहलाता है। इससे भी हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, क्योंकि ये सभी क्या है? पोषक तत्व हैं। विटामिन क्या होता है? हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं तथा जो हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? खनिज लवण। तथा लास्ट होता है, और सॉरी विटामिन तथा जो लास्ट पॉइंट होता है वह खनिज लवण होता है। वे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम जमीन से या जिन्हें हम हरी सब्जियों से प्राप्त कहलाते हैं। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? हमारे परिसंचरण तंत्र में होता है, एवं जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें योगदान होता है। वे क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। वीडियो थोड़ा तेज हो रहा होगा, लेकिन आपके सामने हर चीजें लिखी गई हैं, केवल हमें बताना है। जब बोर्ड पेपर अच्छे से हो जाएगा, जो आने वाले बच्चे होंगे उन्हें लिए अच्छे से कक्षाएं क्या होगी? प्राप्त होगी। यदि हम बात करें पोषण की, जो इनके दोनों को पढ़ने के बाद, भोज्य पदार्थ पढ़ने के बाद, पोषक तत्व पढ़ने के बाद, तो यदि हम पोषण की परिभाषा करें कि पोषण क्या होता है, तो भोज्य पदार्थों से पोषण प्राप्त करने, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करना या भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें हम भोज्य पदार्थों की सहायता से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्योंकि
हमें शारीरिक कार्यों को करने के लिए या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमें किसकी सहायता से मिलती है? पोषण की सहायता से मिलती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोषण की आवश्यकता आखिर क्यों होती है? जो पोषण होता है उसकी आवश्यकता आखिर क्यों होती है? तो हम बात करें यदि पोषण की आवश्यकता के बारे में, तो पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, पोषण की सहायता से क्या होता है? रोगों से रक्षा होती है। रोगों से रक्षा होती है। यदि हम तीसरे पोषण की आवश्यकता की बात करें, तो जो पोषण होता है यह मरम्मत का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मरम्मत का कार्य करता है। हमारी जो शरीर होते हैं उसमें टूटी फूटी हड्डियों की क्या करता है? मरम्मत का कार्य करता है। तथा जो लास्ट होता है इसके द्वारा शरीर में वृद्धि होती है। यदि आपसे पूछ लिया जा रहा है कि पोषण के कार्य बताइए या पोषण की आवश्यकता क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे कि पोषण की सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है, पोषण रोगों से रक्षा करता है जिससे प्राप्त हुई ऊर्जा, एवं जो पोषण होता है उसके द्वारा शरीर की क्या की जाती है? मरम्मत की जाती है तथा शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब हम बात करें तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक पोषण होता है स्वपोषी पोषण तथा दूसरा पोषण होता है विषम पोषी पोषण। अब हम दोनों के प्रकार के बारे में देख लें तथा उनकी परिभाषा के बारे में देख लें। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वपोषी पोषण अर्थात पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें कोई जीव पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए या पोषण की प्रक्रिया करने के लिए स्वयं पर आश्रित होता है, किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं होता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पोषण करने के लिए स्वयं पर आश्रित होता है या खुद की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण, या इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यदि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? तो स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। अब क्या होता है, दूसरी परिभाषा यदि हम बात करें तो स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें कोई जीव सरल पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं कर लेता है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब जो स्वपोषी पोषण के उदाहरण होते हैं, जैसा सबको पता है कि हरे पेड़ पौधे, तो जो स्वपोषी पोषण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण और दूसरा जो पोषण होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण को, जिसे हम फोटोसिंथेटिक के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या होगा? जब कोई जीव या स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम या क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं या प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। वह पोषण का, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाती है। तथा ऐसे करने वाले जीव प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, क्या है? हरे पेड़ पौधे एवं युगलीना, अर्थात एक जंतु ऐसा है जो क्या है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, जिसे किस नाम से जानते हैं? युगलीना नाम से जानते हैं। वह भी क्या कर सकता है? स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषी प्रकार का पोषण कर सकता है। यदि हम बात करें कि रसायन संश्लेषी पोषण क्या होता है, तो जैसा कि लिखा गया है यहाँ पर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से। लेकिन यहाँ पर होता है जब कोई जीव जल की सहायता बिना लिए या बिना जल की सहायता से कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों की सहायता से, कार्बनिक तथा अकार्बनिक, जब कोई जीव कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों की सहायता से, किसकी सहायता से? रसायनों की सहायता से अपने भोजन को खुद प्राप्त कर लेता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसायन संश्लेषी
स्वपोषी पोषण कहलाती है, तथा ऐसे करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीव कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे कि जो नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं वे रसायन संश्लेषी प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तथा जो सल्फर जीवाणु होते हैं, जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, इनके द्वारा भी रसायन संश्लेषी प्रक्रिया या स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार से हमारा स्वपोषी पोषण क्या होता है? खत्म होता है। अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण, या इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परपोषी अर्थात पर माने होता है पराया या दूसरा जीव, जबकि पोषी मतलब होता है पोषित करने वाला। अर्थात पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें कोई जीव पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होता है, तो इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं, या क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। जैसे यदि आपके यहाँ कोई चीज कम हो गई है, खाना बनाते वक्त नमक क्या हुआ? खत्म हो गया। अब आप कहाँ लेने जाएंगे? पड़ोसी के यहाँ ना। अर्थात जब कोई जीव भोजन प्राप्त करने के लिए पड़ोसी पर आश्रित होता है या दूसरे जीव पर आश्रित होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण की तरह जो विषम पोषी पोषण होता है या परपोषी पोषण होता है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मृतोपजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संभोजी पोषण। तो यदि हम पहले मृतोपजीवी पोषण की बात करें, जैसा नाम से स्पष्ट है, मृतोपजीवी पोषण अर्थात विषम पोषी या परपोषी पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें कोई जीव सड़े गले या मृत पदार्थों या जीवों से अपने पोषण को प्राप्त करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृतोपजीवी पोषण कहलाती है। तथा ऐसे करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। जब कोई जीव सड़े गले एवं मृत पदार्थों से या स्थानों से या जीवों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तथा ऐसा करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी जीव कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वह क्या होता है? कवक होता है, तथा क्या होता है? जीवाणु होता है। जैसा आप कवक में एक प्रजाति जानते होंगे जिसे हम कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। गांव में लड़के उसे क्या कहते हैं? छतरी छतरी वाला खेल खेलते हैं। आप शहर में यदि रहते हैं तो आइएगा कभी, तो आप भी देखिएगा। दूसरा पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण। जैसा नाम से स्पष्ट है, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित हो और उसे बिना जान से मारे उससे पोषण प्राप्त करता हो, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परजीवी पोषण। जब कोई जीव किसी अन्य जीव शरीर के ऊपर रहकर जिस जीव शरीर के ऊपर रह रहा है उसे बिना जान से मारे उस जीव से पोषण प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। तथा ऐसे करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परजीवी जीव जिस जीव शरीर के ऊपर आश्रित रहता है या जिससे पोषण प्राप्त करता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे पोषक कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तथा जो जीव होस्ट के ऊपर पाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। जैसा हमने देखा कि जो परजीवी जीव होता है जिस पर रहता है उसे क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, और वो खुद क्या कहलाता है? परजीवी जीव। अगर यह बात आपको न समझ में आए तो आप रियल लाइफ में समझिए कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, इनके ऊपर हम क्या होते हैं? आश्रित होते हैं ना। अर्थात हमारा जो पालन पोषण कौन करता है? मम्मी पापा करते हैं। तो मम्मी पापा हम लोगों के लिए क्या हो जाते हैं? होस्ट हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं? पोषक हो जाते हैं। तथा हम जो हमारे या जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे मम्मी पापा के ऊपर आश्रित होते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? परजीवी जीव हो जाते हैं। अर्थात हम अपने मम्मी पापा को जान से नहीं मारते, लेकिन उनसे इतना पैसा बहाना करके ले लेते हैं कि वह क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं। तथा हम क्या उन पर आश्रित होते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं? परजीवी जीव कहलाते हैं, अगर हम समझे तो। तथा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है परजीवी पोषण के प्रकार का, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी पोषण।
यह पोषण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगला जो लेक्चर हमारा होगा मानव में पोषण का, उसमें हम पढ़ेंगे इसे। तो प्राणी संभोजी पोषण किसे कहते हैं? पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर अपने पोषण को क्या करता है? प्राप्त करता है, अपने भोजन को प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राणी संभोजी पोषण कहलाती है। अर्थात जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषण प्राप्त किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राणी संभोजी पोषण कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, क्या होता है? अमीबा तथा मनुष्य। इस प्रकार से हमने पोषण की प्रक्रिया को देखा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। जैसा कि हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया, पोषण के प्रकार हो गए। अब हमारे जो पढ़ना है, हमारा जो मेन हेडिंग है वह हमें पढ़ना है पादपों में पोषण, अर्थात पौधों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम सबको पता है कि पादप किस प्रकार का पोषण करते हैं। पादप के द्वारा जो पोषण होता है वह कौन सा होता है? स्वपोषी पोषण होता है। अब स्वपोषी पोषण क्या था? दो प्रकार का था, अर्थात प्रकाश संश्लेषित तथा दूसरा क्या था? रसायन संश्लेषित। जो पौधे होते हैं वह स्वपोषी पोषण का प्रकाश संश्लेषित पोषण करते हैं। तो जो पौधों में पोषण की प्रक्रिया होती है उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वह टॉपिक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस। या दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फोटो तथा सिंथेसिस। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज को संश्लेषित करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यदि हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक नया शब्द मिला है, क्या? जैव रासायनिक प्रक्रिया। अर्थात वह प्रक्रिया जो जीव शरीर के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं? जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे जमीन के नीचे से जल लेके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूर्य के प्रकाश में पत्ती में पाए जाने वाले क्लोरोफिल या पर्णहरिम की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं एवं उसके साथ साथ ही जल तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपल हम देखें तो यदि हम चित्र के माध्यम से समझना चाहें, जो कि हमें सरल होगा, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि यदि हमसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या पादपों में पोषण की प्रक्रिया पूछा जा रहा है तो हम अपने दिमाग में सबसे पहले किसका चित्र बनाएंगे? एक पौधे का चित्र बनाएंगे या उसे हम इमेजिन करेंगे। अब हमें पता है कि पौधे की जो निचली सतह होती है या पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो जड़ होता है वह कहाँ पाया जाता है? जमीन के नीचे पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जल को अवशोषित करना या H2O को जमीन के नीचे से क्या करना? अवशोषित करना। तथा जो पौधे की पत्ती होती है वह वायुमंडल में उपस्थित होती है तथा वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रमुख गैस क्या होती है? CO2, अर्थात जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। तथा सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। और हमें पता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम क्या करें, यदि हम इस दिए गए नंबर वाइज, जैसा कि हमने H2O को पहला नंबर दिया है, CO2 को दूसरा नंबर दिया है, प्रकाश को तीसरा नंबर तथा क्लोरोफिल को क्या दिया है? चौथा नंबर दिया है। यदि हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा की बात करें तो सरल तरीके से परिभाषा बनेगी कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किसमें किया जाता है? हरे पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। तो परिभाषा होगी हरे पेड़ पौधों द्वारा, दिमाग हम ले जाएंगे पौधे के ऊपर, हरे पेड़ पौधों के द्वारा जमीन के नीचे से जल लेकर वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन के निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जब कोई पौधा सूर्य के प्रकाश में जमीन से जल लेकर, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है।
जैसा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हमें पता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जमीन के नीचे से जल लेकर, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल या पडहरिम की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करना एवं उसके साथ साथ जल तथा ऑक्सीजन का सह उत्पाद के रूप में निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम बात कर लें कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, उसका महत्व क्या होता है। तो पहला महत्व होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है, जो क्या होता है? एक प्रकार का भोज्य पदार्थ होता है। तथा जो दूसरा होता है, इसके द्वारा ऊर्जा का क्या है? या स्रोत है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है? भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा होता है वायुमंडल की शुद्धता, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वायुमंडल क्या होता है? शुद्ध होता है। और लास्ट होता है अंतरिक्ष यात्रा में, अर्थात अब के समय में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम अंतरिक्ष में भी कराते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? हमें भोजन प्राप्त होता है एवं हमें अध्ययन की सुविधा होती है अंतरिक्ष में पौधों के बारे में। वहीं यदि हम बात कर लें कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कौन कौन सी आवश्यक अवस्थाएं होती हैं, अर्थात किन किन अवस्थाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहला या महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है? प्रकाश, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो इनमें से जो लाल रंग होता है, जो लाल रंग होता है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। तथा नीले रंग में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न्यूनतम होती है या कम होती है। यदि हम बात करें तो आप देखोगे कि शादी के जो मंडप होते हैं या शादी में जो लाइटें लगाई जाती हैं, उसमें यदि रेड कलर के जो है लाइटें अगर पौधों के ऊपर लगा दी जाती हैं तो हमें क्या बहुत अच्छा लगता है, अर्थात जो पौधा होता है बहुत ही जगमगाता हुआ लगता है। क्योंकि यदि लाल रंग पौधों को मिल जाता है तो वे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो इसी में बाद में जो दूसरा टॉपिक होता है वह क्या होता है? पर्णहरिम होता है, अर्थात पत्तियों में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल होता है या जो पर्णहरिम होता है, इसकी उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि पर्णहरिम नहीं पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। हम चौथे की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित क्या होता है? तापमान होता है, अर्थात एक निश्चित तापमान पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? अच्छी होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान न्यूनतम होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? कम होती है। तो 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या माना जाता है? उचित माना जाता है। एवं जो जल होता है, जल की सहायता से क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लास्ट में कौन सा उत्पाद सह उत्पाद बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तथा यही जल कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन का क्या करता है? निर्माण करता है। इस प्रकार से आवश्यक अवस्थाओं में इतनी बातें क्या होती है? महत्वपूर्ण होती हैं। अब हमारा जो टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण की स्थिति, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो हमें अब पढ़ना है पत्तियों की अनुप्रस्थ काट। जैसा कि हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लिया, अब जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण जिस जगह पे होता है उसे क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। और तथा में जो पढ़ना है वह पत्ती की आंतरिक संरचना। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले पत्ती किसे कहते हैं। तो हमें पता है तने का वह रूपांतरित भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है वह क्या कहलाती है? पत्ती कहलाती है। पत्ती में कई संरचनाएं होती हैं, जैसे लीफ बेस होती है, ठीक है, लैमेला होती है तथा वेन्स होती है तथा पेटियोल होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, यदि हम पत्ती की क्या करते हैं? आंतरिक संरचना काटते हैं या पत्ती का टीएस काटते हैं, तो हम देखते हैं कि पत्ती जो होती है वह निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला पार्ट होता है बाह्य त्वचा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं।
अब यह जो एपिडर्मिस होती है, या दो प्रकार की एपिडर्मिस होती है। एक होती है अपर एपिडर्मिस, अर्थात पत्ती के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस करते हैं, तथा दूसरी होती है लोअर एपिडर्मिस, अर्थात पत्ती के निचली सतह पर पाए जाने वाले एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस करते हैं। तथा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है वह होती है रंध्र तथा द्वार कोशिका, अर्थात पत्ती में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं तथा स्टोमेटा के पास जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट होता है हरित लवक, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यह चित्र बनाया गया है, यह क्या है, पत्ती की आंतरिक काट का है। या इसके बारे में अगर लिखने को आ जाएगा तो हम लिखेंगे, यदि हम पत्ती की, आप केवल सुनते रहिएगा और जो जो बात आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट करते रहिएगा। यदि हम बात करें कि पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हमें लिखने के लिए आ गया तो हम इस फिगर को बनाएंगे तथा इसके बारे में कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, आप सुनिएगा, हम केवल बोल रहे हैं, यदि हम पत्ती की आंतरिक संरचना काटते हैं तो हमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसमें से सबसे ऊपर पाई जाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और यह एपिडर्मिस दो प्रकार की होती है, जो ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं, तथा नीचे पाई जाने वाली एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। जो यह एपिडर्मिस होती है यह क्या होती है, एक कोश की संरचना होती है। एपिडर्मिस के ठीक ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल की लेयर कहते हैं। अब यह जो क्यूटिकल की लेयर होती है यह ऊपर पाई जाती है तथा क्या पाई जाती है, नीचे भी पाई जाती है। इस क्यूटिकल की लेयर के द्वारा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है वह पत्तियों पर ऊपरी भाग पर क्या होता है, ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण पत्तियां जल्दी मुरझाती नहीं है, अर्थात सूर्य का क्या करता है और उसके किरणों को वहां से परावर्तित कर देता है। इसके बाद हम बात करें तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा कहते हैं, अर्थात ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मृदुतक की बनी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा कहते हैं, इसे अंग्रेजी में पैरेनकाइमा कहते हैं। तथा बीच में संवहन मंडल पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। अब हमें पता है कि जो जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है, जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के जो है ना खनिज पदार्थों का क्या किया जाता है, संवहन किया जाता है। एवं खनिज पदार्थों का क्या किया जाता है, संवहन किया जाता है। तथा पत्ती के स्टोमेटा या पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के पास ढेर सारे खाली स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इस स्पंजी पैरेनकाइमा कहते हैं, अर्थात इन स्थानों में जो कोशिकाएं प्रयुक्त होते हैं, जो खाली स्थान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पंजी पैरेनकाइमा कहते हैं। एवं निचली परत के मतलब अपर एपिडर्मिस एवं जो लोअर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर कुछ स्थान खाली रह जाता है, कुछ छिद्र जैसी संरचनाएं दिखती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तथा स्टोमेटा के पास पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार से पत्ती की आंतरिक संरचना क्या होती है, कंप्लीट होती है। यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रंध्र तथा द्वार कोशिका का स्ट्रक्चर। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि स्टोमेटा या रंध्र का फिगर बना हुआ है। एक स्टोमेटा क्या है, ओपन की स्थिति में, और दूसरा क्या है, क्लोज की स्थिति में। यदि हम बात करें कि द्वार रंध्र क्या होते हैं या द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, तो जो रंध्र होता है हम कहते हैं कि पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाने वाली वह छिद्र या छिद्र युक्त संरचना, जिसके द्वारा पौधे वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय करने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तथा स्टोमेटा के पास पाई जाने वाली संरचनाएं या पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हम द्वार कोशिका कहते हैं। जो द्वार कोशिका होती है वह देखने में कैसी होती है, सेम के बीच के आकार की होती है। तथा द्वार कोशिका के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे स्टोमेटा कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के बगल में सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं, जीवित होती हैं। तथा इन सहायक कोशिकाओं का खुद का हरित लवक होता है तथा खुद का केंद्रक होता है एवं खुद का जीव द्रव होता है। इस प्रकार से यदि द्वार कोशिकाएं आपस में थोड़ी दूर दूर हैं तो उन्हें क्या कहते हैं,
खुला स्टोमेटा कहते हैं। यदि द्वार कोशिकाएं आपस में पास पास हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। अब यह जो स्टोमेटा का खुलने तथा बंद होने की प्रकृति होती है यह सोडियम तथा पोटेशियम आयन पर निर्भर करती है, अर्थात स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया सोडियम पोटेशियम पाथ पर क्या करती है, निर्भर करती है। वहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और पत्ती का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पत्तियों में पाई जाने वाली वह संरचना जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह क्या कहलाती है, हरित लवक कहलाती है। हरित लवक का निर्माण दो परतों की सहायता से होता है, ऊपरी परत तथा क्या होती है, दूसरा निचली परत। तथा हरित लवक के अंदर सिक्के के समान ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, थैलेकोइड कहते हैं। जब ये थैलेकोइड एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनके द्वारा किसका निर्माण होता है, ग्रेना का निर्माण होता है। तथा जो हरित लवक होते हैं, हरित लवक के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है तथा थैलेकोइड के अंदर भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। एवं जो हरित लवक होता है, हरित लवक के अंदर खुद का क्या डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है तथा खुद का 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण हम हरित लवक को अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। इस प्रकार से पत्ती की आंतरिक संरचना का पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है मानव में पोषण का या परपोषी पोषण में मानव का पोषण, जो अति महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। जैसा कि हमने स्वपोषी पोषण में सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। स्वपोषी पोषण में हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ी तथा रंध्र का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हमें जो पढ़ना है वह है कि विभिन्न जीवों में पोषण कैसा होता है, अर्थात जीवों में पोषण प्रक्रिया, अर्थात हमें परपोषी या विषम पोषी प्रकार का पोषण पढ़ना होता है। तो विषम पोषी पोषण जो पहला पोषण पढ़ना होता है विभिन्न जीवों में पोषण, वह पहला पोषण होता है अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो हमें पता है कि जो अमीबा होता है वह प्रोटोजोआ संघ का क्या होता है, सदस्य होता है। प्रोटोजोआ संघ का क्या है, एक जीव है तथा यह क्या होता है, सर्वाहारी होता है। क्या होता है, सर्वाहारी होता है। हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होती है तो अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जीव होता है, यह सर्वाहारी जीव होता है। इसमें पोषण को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते, बल्कि अमीबा अपने कूटपाद की सहायता से भोजन के कण को क्या करता है, अंतःग्रहण की प्रक्रिया क्या करता है, कंफर्म करता है, कंप्लीट करता है। जब भोजन कूटपाद की सहायता से जो है ग्रहण कर लिया जाता है तो जो उसका कूटपाद होता है उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है तथा भोजन का कण क्या होता है, अमीबा के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब भोजन का कण जब अमीबा के अंदर प्रवेश कर जाता है तो भोजन कण के चारों ओर उसके द्वारा खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल का निर्माण किया जाता है। जब फूड वैक्यूल का निर्माण किया जाता है तो इस फूड वैक्यूल के ऊपर अमीबा के शरीर के अंदर के पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, अर्थात इसके ऊपर पाचन की प्रक्रिया क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो जो जीव जो इस पदार्थ को भोज्य पदार्थ को कवर किए रहता है, इनहेल करता है, उससे सभी एंजाइमों को सेक्रीट करके उसके ऊपर उससे जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा कुछ समय के पश्चात क्या करता है, जब जो भोज कण होता है या फूड पार्टिकल होता है उसका पाचन कर लेता है तो क्या करता है, उनके सभी पदार्थों को अवशोषित कर कर तथा उस भोज पदार्थ से जो पचे हुए पदार्थ नहीं होते अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे क्या करता है, शरीर से बाहर कर देता है। अर्थात जो अमीबा होता है वह इस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं अमीबा पोषण की प्रक्रिया में भोजन का अंतःग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है, स्वांगीकरण करता है तथा बहिक्षेपण की प्रक्रिया कंप्लीट करता है। क्योंकि जो अमीबा में पोषण पाया जाता है वह होलोजोइक प्रकार का होता है। कैसा होता है, होलोजोइक प्रकार का होता है, जिसे हम प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण कहते हैं। प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण
कहते हैं, जैसा हमने आगे पढ़ा था। अर्थात इस प्रकार से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है मानव का पाचन तंत्र या मानव में पाचन। यह टॉपिक बोर्ड पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टॉपिक हमेशा लॉन्ग प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो हम बात करें तो इसे हम 2 स्टेप में पढ़ेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, पाचन तंत्र में किस प्रकार से मानव में पाचन होता है इसे देख ले रहे हैं। इसके बाद हम आहार नाल के सभी अंगों या पाचन तंत्र में प्रयोग होने वाले सभी अंगों के बारे में क्या है, अध्ययन करेंगे। तो यदि हम बात करें कि मानव में पाचन तंत्र अर्थात मानव में पाचन की प्रक्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानव पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अतः जो मानव का पाचन होता है, तो मानव का पाचन 5 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में, 5 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें पहले चरण को अंतःग्रहण करते हैं, दूसरे को पाचन, तीसरा भोजन का अवशोषण, चौथा होता है भोजन का स्वांगीकरण तथा 5वां होता है बहिक्षेपण। तो एक एक बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे उसकी परिभाषा के साथ। जो पहला जो टॉपिक होता है भोजन का अंतःग्रहण, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम मानव में पढ़ रहे हैं, तो हाथों की सहायता से भोज्य पदार्थ को मुख तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन का अंतःग्रहण। अर्थात जब मानव भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है या शरीर के अंदर इनहेल करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर या मुख में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। जबकि जो दूसरा होता है वह क्या होता है, पाचन होता है। अब पाचन की परिभाषा होती है कि एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। हम कह सकते हैं कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। जो मानव होता है, मानव में जो या मानव के पाचन तंत्र में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह 3 स्थान पर क्या होती है, संपन्न होती है। कितने स्थान पर, 3 स्थान पर संपन्न होती है। पूरे आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, केवल 3 स्थान पर होती है, जिसमें पहला स्थान होता है मुख गुहा में होने वाला पाचन, दूसरा होता है अमाशय में होने वाला पाचन तथा तीसरा होता है छोटी आंत में होने वाला पाचन। एक एक के बारे में हम अगर देखें तो पहला होता है मुख गुहा में पाचन। अब क्या कहते हैं, मुख के पीछे पाई जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है, जिसे हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो मुख गुहा में क्या पाया जाता है, मुख गुहा में मंड का पाचन होता है या मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो लार में पाए जाने वाले टाइलिन की सहायता से किसे बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें, शर्करा में बदल देता है। अर्थात मुख गुहा के अंदर सबसे पहले या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है। और मुख गुहा में सबसे पहले किसका पाचन किया जाता है, तो मुख गुहा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। या सबसे पहले किसका पाचन किया जाता है, मंड का पाचन किया जाता है। क्योंकि जितने भी भोज्य पदार्थों को हम खाते हैं वे सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वे सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट संचित होता है किस रूप में, मंड के रूप में होता है। तो इस प्रकार से मुख गुहा में किसका पाचन स्टार्ट होता है, मंड का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। मुख गुहा में जो मंड होता है वह जल के साथ मिलकर तथा टाइलिन या लार में पाए जाने वाली टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा में क्या करता है, वह मंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मुख गुहा में जो है मंड या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हम दूसरी बात करें कि अमाशय में पाचन की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर 3 से 4 घंटे भोजन क्या है, रुकता है। इस प्रक्रिया में अमाशय की दीवार पर पाई जाने वाली जो जठर ग्रंथियां होती हैं, अमाशय की दीवार पर
पाई जाने वाली जो जठर ग्रंथियां होती हैं, इनसे जठर रस का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जठर रस का उत्पादन किया जाता है। इस जठर रस में HCl होता है, म्यूकस होता है तथा क्या होता है, पेप्सिन होता है। क्या क्या होता है, पहला HCl होता है, दूसरा क्या होता है, म्यूकस होता है तथा तीसरा क्या होता है, पेप्सिन होता है। अब जो जठर रस से निकलने वाला HCl होता है, अमाशय के माध्यम को कैसा कर देता है, अम्लीय कर देता है, जिसके कारण जितने भी हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वे सब क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। एवं जो म्यूकस होता है वह अमाशय की आंतरिक दीवार को क्या कर लेता है, ढक लेता है या कवर कर लेता है, जिसके कारण HCl का प्रभाव जो हो अमाशय की दीवार पर ना हो। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हम चिकन तथा मटन का सेवन करते हैं तो चिकन तथा मटन हमारे शरीर के अंदर अच्छे से पच जाते हैं, जबकि मानव की आहार नाल भी क्या होती है, मांस की बनी होती है, वह क्यों नहीं पचती। तो इसका यही कारण होता है कि जो HCl अमाशय में निकलता है वह म्यूकस की परत के कारण क्या होता है, आहार नाल को बचा लेता है। तथा जो तीसरा एंजाइम निकलता है उसे क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन के द्वारा किसका पाचन किया जाता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तथा इसके अतिरिक्त लाइपेज नामक एंजाइम जो है जठर रस से निकलता है, एवं रेनिन नामक एंजाइम जो है जठर रस से निकलता है। हम देख सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वह पेप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है। अर्थात जो प्रोटीन होता है वह पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। तथा जो अमाशय में वसा का पाचन होता है तो वसा जो होती है लाइपेज की उपस्थिति में, किसकी, लाइपेज की उपस्थिति में ट्राईग्लिसराइड में क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात जो वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं वे लाइपेज की उपस्थिति में ट्राईग्लिसराइड के क्या है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तथा जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जिसे हम केसीन कहते हैं, जो केसीन होता है वह रेनिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में पैराकेसीटोन में क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रकार से अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है तथा केसीन का क्या होता है, पाचन होता है। तथा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पाचन का स्थान होता है मानव की आहार नाल में, वह होती है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन, या हम कह सकते हैं ग्रहणी में, ठीक है, ग्रहणी जो छोटी आंत का प्रथम अंग होता है, ग्रहणी में यकृत में बना हुआ पित्तरस तथा अग्नाशय से निकले हुए एंजाइम आकर क्या होते हैं, एकत्र होते हैं, जहां पर क्षारीय माध्यम में भोजन के पाचन की प्रक्रिया की जाती है। तो छोटी आंत में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है तथा वसा का पाचन किया जाता है। ठीक है, तो जो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन किया जाता है उसके लिए कौन सी एंजाइम पाई जाती है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में क्या कर देती है, तोड़ देती है। इस प्रकार से छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन की सहायता से क्या होता है, कंप्लीट होता है। तथा जब हम दूसरे की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट के लिए छोटी आंत में एमाइलेज नामक क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े अणुओं को या पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड के रूप में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तथा छोटी आंत में जो वसा का पाचन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, लाइपेज के द्वारा किया जाता है। अतः वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। वह वसा को वसी अम्ल या फैटी एसिड में क्या करता है, तोड़ देता है। इस प्रकार से मानव में पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एक बार से हम यदि रिवाइंड करें तो सबसे पहले मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होती है, जहां पर मंड के साथ जल मिलकर या मंड या कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन की उपस्थिति में शर्करा में बदल जाता है। अर्थात सबसे पहले मानव में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से क्या है, शुरू होती है। दूसरे पाचन की प्रक्रिया अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय की दीवार पर पाए जाने वाले जठर ग्रंथ की सहायता से जो जठर रस निकलता है, इसमें कई प्रकार के पदार्थ या कई प्रकार के एंजाइम तथा HCl तथा
म्यूकस पाए जाते हैं। अब HCl पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है तथा रेनिन पाया जाता है। इस प्रकार से जो HCl होता है वह क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय या अमाशय के माध्यम को अम्लीय कर देता है। जो म्यूकस होता है वह अमाशय की आंतरिक दीवार के ऊपर कवर हो जाता है या कोट बना लेता है या परत का निर्माण करता है, जिसके कारण HCl का प्रभाव जो है अमाशय के ऊपर नहीं पड़ता। तीसरा, जो पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जठर रस से, वह प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में क्या कर देता है, तोड़ देता है। एवं वसा पे पाचन के लिए जो लाइपेज होता है वह वसा को ट्राइग्लिसराइड में क्या कर देता है, तोड़ देता है तथा रेनिन नामक एंजाइम की सहायता से केसीन को पैराकेसिनेट में तोड़ दिया जाता है। तथा जो छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थात पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से छोटी आंत में होती है, यहाँ पर प्रोटीन ट्रिप्सिन से मिलकर पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की सहायता से माल्टोज में टूट जाता है, वसा लाइपेज की सहायता से फैटी एसिड में टूट जाता है। इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद के चरण को कहते हैं भोजन का अवशोषण। जब इसकी परिभाषा देखें, जब मानव में पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, छोटे छोटे अणुओं में सभी बड़े बड़े टूट जाते हैं, तो किसका भाग आता है, भोजन का अवशोषण का पार्ट आता है। अर्थात छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर की सहायता से सरल भोज पदार्थों को या पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में जटिल पदार्थों से बने हुए सरल पदार्थों को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन का अवशोषण कहलाती है। इसके बाद है भोजन का स्वांगीकरण अर्थात भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया के बाद जितने भी सरल प्रकार के अणु होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज या विभिन्न प्रकार के जो है फैटी एसिड, इन सभी को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए क्या किया जाता है, स्वांगीकृत कर लिया जाता है। अर्थात जो जीवद्रव होता है कोशिकाओं का, उसके द्वारा प्रयोग में ला लिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। एवं जो पांचवी प्रक्रिया होती है वह होती है बहिक्षेपण की। अर्थात मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया के दौरान अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया या त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार से हम दोबारा रिवाइंड करें, हाथों की सहायता से भोज्य पदार्थ को मुख तक ले जाने की प्रक्रिया भोजन का अंतःग्रहण, जटिल पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में रसांकुर की सहायता से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। अवशोषित किए गए पोषक तत्वों का जीवद्रव के द्वारा अवशोषित कर लेने की प्रक्रिया या प्रयोग में ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाने की प्रक्रिया भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। एवं भोजन मानव में पाचन के पश्चात बचे हुए अपचित भोज्य पदार्थ को मलाशय की सहायता से शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। पाचन देखा हमने, मुखगुहा में कार्बोहाइड्रेट या मंड प्लस जल टाइलिन के साथ मिलकर शर्करा में बदल जाते हैं। अमाशय में जठर ग्रंथ पाई जाती है जो जठर रस का श्रावण करती है, जिसमें HCl, म्यूकस, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। HCl क्या करता है, भोजन के माध्यम को अमाशय में अम्लीय कर देता है। म्यूकस अमाशय की दीवार को कवर कर लेता है, जिससे HCl का प्रभाव जो है अमाशय की दीवार पर ना हो। तथा जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को सरल अणुओं पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। जो वसा होता है वह लाइपेज की उपस्थिति में ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है। जो किसीन होता है वह रेनिन की उपस्थिति में पैराकेसिनेट में क्या होता है, बदल जाता है। तथा छोटी आंत में होने वाला पाचन मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तथा वसा का पाचन होता है। जो प्रोटीन होती है वह ट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में टूट जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में टूट जाते हैं। तथा जो वसा होती है लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड या वसीय अम्ल में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रकार से मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। यह प्रश्न हमारे लिए
अति महत्वपूर्ण है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह हमेशा बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाता है। सिंपल देगा कि मानव के पाचन तंत्र के बारे में बताइए, या मानव के आहार नाल का चित्र बनाते हुए मानव के पाचन तंत्र को बताइए। तो इतना लिखने के बाद यदि आप ऐसे भी लिख दे रहे हैं जैसे बताया गया है, आप ऐसे याद कर लीजिए, यह भी आपको अच्छा स्कोर प्रदान कराएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद हम मानव के आहार नाल के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव के पाचन के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा मानव के पाचन कहलाता है मानव की आहार नाल या मानव की एलिमेंट्री कैनाल। तो हम बात करते हैं कि जो मानव की एलिमेंट्री कैनाल होती है वह 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है, तथा मांसल संरचना होती है या जो है मांसपेशी संरचना होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मानव की आहार नाल में कई अंग पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है मुख, ग्रसनी, मुख गुहा, खाद्य नली, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा मार्ग एवं कृमिरूप प्रशेषिका। यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा देखिएगा। पूरा या हमारे पहले पार्ट का एनसीईआरटी की बेस पे हमारा एकदम पूरा पहला चैप्टर खत्म होगा। यदि हम प्रत्येक अंग के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के बारे में अध्ययन करें, तो हम सबसे पहले देखते हैं मुख के बारे में, प्रमुख मुख अंग के बारे में, जिसे पहला क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। मुख किसे कहते हैं? तो आप केयर करिएगा, केवल आप सुनते रहिएगा कि दो ओठों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। दोनों ओठों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख के पीछे की तरफ खाली स्थान क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। यहीं पर मानव की पाचन की प्रक्रिया में पहला भाग होता है, जहां पर पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है। मुंह में पाए जाने वाले लार ग्रंथियों की सहायता से लार निकाली जाती है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है या ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। एवं जो तीसरा पार्ट होता है वह क्या होता है? ग्रसनी होती है। तो मुख गुहा के पीछे पाई जाने वाली कीप नुमा संरचना क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है, जिसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है, तथा यहाँ पर श्वास नली तथा खाद्य नली एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग होती हैं या एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, तथा खाद्य नली के ऊपर एक विशेष प्रकार का वाल पाया जाता है, जिसे क्या, खाद्य नली तथा श्वास नली के बीच में एक वाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि उपास्थि क्या बना होता है। जब हम भोजन करते हैं तो यह एपिग्लोटिस क्या होता है? श्वास नली को कवर कर लेता है, जिसके कारण हमारा भोजन का जो पार्टिकल होता है वह श्वास नली में न जा पाए या नहीं जा पाता है। तीसरे अगर हम अंग की बात करें तो वह होता है ग्रास नली, जिसे हम ओइसोफेगस के भी नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि ग्रसनी से लेकर अमाशय के बीच में पाई जाने वाली पाइप नुमा संरचना क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है, जिसकी लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर होती है, तथा ग्रास नली मांसल संरचना होती है या पाइप नुमा संरचना होती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है, जिसके कारण भोजन ऊपर से सदैव नीचे की तरफ अर्थात अमाशय की तरफ होता है। उसे क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। यह क्रमानुकुंचन गति पूरे आहार नाल में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रमानुकुंचन गति किस पार्ट में पाई जाती है? ग्रास नली के अंतर्गत पाई जाती है। यदि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो वह क्या होता है? अमाशय होता है, छोटी आंत होती है। तो यदि हम अमाशय की बात करें तो अमाशय एक जो है चौड़ा भाग होता है आहार नली का, जहां पर भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे आकर रुकता है। जो अमाशय होता है इसकी क्या लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यह जे आकार का होता है, तथा इसमें पाई जाने वाली जो जठर ग्रंथियां होती है उनके द्वारा जठर रस का क्या किया जाता है? स्राव किया जाता है। अमाशय 4 भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर भोजन की प्रक्रिया में किसका पाचन होता है? जैसा हमने पाचन में पढ़ा था, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, केसीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, एवं कार्बोहाइड्रेट का इतने 3 चीजों का पाचन होता है। अर्थात पहला प्रोटीन का पाचन होता है,
दूसरा वसा का पाचन होता है, तीसरा केसीन का पाचन होता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा आ जाता है, छोटी आंत आ जाता है। तो छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत की लंबाई कितना होती है, 6 से 7 मीटर होती है तथा इसकी चौड़ाई कितना होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है तथा छोटी आंत में छोटी छोटी अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। इन्हीं रसांकुर की सहायता से भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण की प्रक्रिया की जाती है। यह एक पाइपनुमा संरचना होती है जो कहने में केवल छोटी होती है लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी आंत से बड़ी होती है। हम बात करें जो हमारे 7वें नंबर के प्रमुख अंग होता है वह होता है बड़ी आंत। जो बड़ी आंत होती है वह क्या होता है, 1.5 मीटर लंबी होती है एवं 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जो बड़ी आंत होती है वह 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, रेक्टम, कोलम, सीकम से। एवं इसके बाद जो बड़ी आंत का लास्ट पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। और इसी रेक्टम के सबसे निचले भाग को या सबसे अंतिम भाग को क्या कहते हैं, गुदाद्वार के नाम से जानते हैं, एनस के नाम से जानते हैं, जिसकी सहायता से अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है। इस प्रकार से आहार नाल के सभी भाग क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। हमें केवल पूछा जाएगा कि मानव में पाचन बताइए या आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। थोड़ा हमने ब्रीफली पढ़ लिया है। यदि हम यहीं पर बात कर लें कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती हैं मानव में, तो मानव में पाचन ग्रंथियां आप देख पा रहे होंगे। पहली पाचन ग्रंथि होती है लार ग्रंथियां जो 3 जोड़ी में उपस्थित होती हैं। दूसरी होती है यकृत जिसकी सहायता से पित्ताशय का निर्माण किया जाता है। तीसरी होती है अग्नाशय जहां पर हम देखते हैं जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा जठर रस का निर्माण किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथियां पाई जाती है जिनके द्वारा जो है अग्नाशय जो होता है वह मिश्र ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथ के द्वारा जो है ग्रहणी तक जो है एंजाइमों को पहुंचाया जाता है जिसके कारण पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तथा लास्ट होता है आंतरिक ग्रंथियां जिनके कारण क्या होता है, आज से एंजाइमों का श्रावण किया जाता है। ठीक है, यदि हम बात कर लें तो हमने एक पॉइंट मैं भूल गया था, मेरी गलती थी, सॉरी, कि जो पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में जब स्टार्ट होती है, पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर पित्ताशय से पित्त रस आता है या अग्नाशय यकृत में बना हुआ जो पित्त रस होता है वह पाचन के लिए कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। तो जो पित्ताशय होता है, पित्तरस होता है, उसमें बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन नामक दो पदार्थ पाए जाते हैं, 2 वर्धक पाए जाते हैं। बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन नामक 2 वर्धक पाए जाते हैं जो जिनकी सहायता से या जिनके कारण ही हमारे जो मलत्याग या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका रंग क्या होता है, पीला होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन जो पदार्थ वर्धक होते हैं वे हमारे जो है उत्सर्जी अंगों की सहायता से बाहर नहीं आ पाते हैं। वह उनका जो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन वर्धक होते हैं वे रक्त में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जिनके कारण मानव में आपने सुना होगा पीलिया नामक क्या होता है, रोग हो जाता है, जिसके नाते मानव में मनुष्य के आंखें तथा जो नाखून होते हैं उनके कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इस प्रकार से हमने जो जूलॉजी का जो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम का पोषण, वह हमने पूरा एक वीडियो में खत्म कर लिया है। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, इस पार्ट से कम आपको 5 नंबर 100% मिलेंगे। इस प्रकार से हमने आपको पहला लेक्चर दे दिया है। अब दूसरा जो लेक्चर बनाएंगे हम श्वसन के ऊपर बनाएंगे। तब तक आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और बोर्ड पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए। जय हिंद।